विश्व गुरु के पद पर बैठी माता पाए गौरव स्थान। भारतीय शिक्षा से हो भारत माँ का पुनरुत्थान। विश्व गुरु के पद पर बैठी माता पाए गौरव स्थान। मुक्त करी हो विद्या फिर से मुक्त करे जो जीव मात्र को निर्धनता के अंधकार के दास भाव के तोड़ बंद को युक्त करी हो शिक्षा अपनी स्वाभिमान से भर दे मन को अर्थ करी हो स्वावलंबी हो राष्ट्र जागरण का अभियान। राष्ट्र जागरण का अभियान भारतीय शिक्षा से हो भारत माँ का पुनरुत्थान। विश्व गुरु के पद पर बैठी माता पाए गौरव स्थान। माता पाए गौरव स्थान। शासन से हो पूर्ण मुक्तिया समाज पोषित शिक्षा नीति पूर्ण स्वतंत्र हो पूर्ण मुक्त हो विद्वानों की शाश्वत थाती। नगर ग्राम जनपद से निकली पूर्ण विकेंद्रित निर्णय रीति। आर्थिक शैक्षिक सामाजिक हो शिक्षा का स्वायत्त विधान। शिक्षा का स्वायत्त विधान भारतीय शिक्षा से हो भारत माँ का पुनरुत्थान। विश्व गुरु के पद पर बैठी माता पाए गौरव स्थान। माता पाए गौरव स्थान। राष्ट्र भाव से पाठ भरे हो सत्य सनातन मूल्याधिष्ठित गौरव जागे भक्ति उपजे सेवा व्रत में हर जन स्थापित पूर्ण विकसित हर चरित्र हो सर्व कला संपन्न सुनिश्चित कौशल विकसे तेज भी चमके छात्र छात्र फिर बने महान। छात्र छात्र फिर बने महान भारतीय शिक्षा से हो भारत माँ का पुनरुत्थान। विश्व गुरु के पद पर बैठी माता पाए गौरव स्थान। माता पाए गौरव स्थान। रसमय होवे सारी शिक्षा वातावरण हो खुला प्रसन्न नाचे गाए खेले कूदे चिति को सींचे खिले सुमन भीतर जलता ज्ञान दीप जो करे प्रकाशित विश्व गगन। एकलव्य से शिष्य बने सब
शिक्षक सब चाणक्य समान, शिक्षक सब चाणक्य समान, भारतीय शिक्षा से हो भारत माँ का पुनरुत्थान, विश्व गुरु के पद पर बैठी माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान। सभी सुधियों को भोजन उपरांत के सत्र में पुनः स्वागत है। भोजन से पहले 2 सत्र हुए, भोजन के उपरांत लगभग 1-1.5 घंटे का गैप भी था। अनुरोध करता हूँ सभी एक बार जो 2 सत्र में हुआ है उसका थोड़ा पुनर्मनन करेंगे 2 मिनट के लिए। सभी से निवेदन है, आंख बंद करें, खुद को शांत करें अंदर से, हो सके तो रीढ़ की हड्डी भी सीधी कर लें। धीरे धीरे बाहर की ओर से अंदर की ओर जाने का प्रयास करें। शुरुआत में जो भी आपको सुनाई दे रहा हो उस सभी चीज को सुनने का प्रयास करेंगे और इवेंचुअली धीरे धीरे अपने श्वासोच्छ्वास के ओर अवधान देने का प्रयास करेंगे। एक बार के लिए मन शांत हो गया हो तो पुनर्वलोकन करने का प्रयास करें कि सुबह के सत्र में माननीय भाई साहब शिक्षकत्व का जागरण को लेकर जो अंश कहें उसको पुनः मनन करने का प्रयास करेंगे, ताकि अभी जो सत्र वो लेने वाले हैं उस पे हम सीधे जुड़ जाएं। धीरे धीरे आंख खोलिएगा। माननीय शंकरानंद जी से अनुरोध है, सत्र को आप आरंभ करें।
अभी एक एक्टिविटी करेंगे, छोटा सा एक्टिविटी। अपने कॉपी निकालना चाहिए सभी, और 3 डॉट्स लगाना चाहिए, उसके नीचे 3, उसके नीचे 3। कुल 9 डॉट्स, डॉट्स को हिंदी में क्या, बिंदु। 9 बिंदु होना चाहिए। ऐसे बना लिया ना। अभी 4 स्ट्रेट लाइन्स, चार सरल रेखाओं के माध्यम से इन 9 बिंदुओं के ऊपर बिंदुओं को स्पर्श करना चाहिए। पेन उठाना नहीं चाहिए। पेन ऊपर नहीं उठाना, किसी एक बिंदु के ऊपर पेन रखना और सारे बिंदुओं को जोड़ना। 4 सरल रेखाओं का उपयोग करना। We have to use 4 straight lines. Without lifting the pen, we have to join all the 9 dots. जिनको आ गया है, कुछ पता है, ऐसे हाथ खड़ा करिए, बाकी बगल वालों को दिखाना नहीं चाहिए। हो गया। हमने जो किया है, पाँच से हो रहा है, 4 से होना चाहिए। मैंने 4 ही बताया। थोड़ा प्रयास करिए, आसानी से हार नहीं मानना।
दीदी आप ठीक हैं, थोड़ा थोड़ा एक के ऊपर नहीं जाना है, ओवर राइटिंग नहीं होना, लिफ्ट नहीं करना, केवल 4 स्ट्रेट लाइंस होना चाहिए। दिखाना नहीं चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। दीजिए देखेंगे। हाँ, उठाना नहीं है। हो गया। हाँ, 4 है क्या? पेन नहीं उठाते हुए कर सकते हैं? हाँ, नहीं उठा। पांच हो रहा है। हो गया। खाइए। एक पास, हो गया। दूसरे पास, यहाँ से कहाँ वापस आया? तो यहाँ पे दूसरा पहले एक बिंदु पर पेन रखना, वहां से शुरू करना। बिंदु नहीं है ना यहाँ। ये बिंदु रहेगा ना? नहीं, ये यहाँ एक है ना, 9वां बिंदु ये है, 9वां बिंदु टच नहीं हुआ। एक पास हो गए। क्या आपका नाम क्या है? निखिल जी। आपका नाम क्या है? पीयूष। पास हो गए। आगे बढ़ेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। थोड़ा देखिए, यहां से शुरू करता हूं। हो गया ना? थोड़ा बाहर जाता हूं, वहां से इन दोनों को जोड़ता हूं, फिर से बाहर जाता हूं, फिर से चौखट के अंदर आ जाता हूं, बाद में फिर से जोड़। कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। बाहर नहीं जाना ऐसा मैंने नहीं कहा था। परिधि से बाहर परिधि से बाहर जाना यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। परंपरागत जो सोच है वही सोच करते ही रहेंगे, वैसे ही सोचते रहेंगे। समस्याओं का समाधान संस्थानों में नहीं मिलता, इसलिए हर बार जब समस्या
का समाधान नहीं मिलता है तो दूसरे ढंग से प्रयास करना, इसके लिए फ्लेक्सिबल रहना, उदार रहना, लचीलापन रखना। इसीलिए ये रिजिडिटी है, चौकट में रहना रिजिडिटी, अनुशासन। अनुशासन को रिजिडिटी ऐसा नहीं सोचना। अनुशासन विकास का एक माध्यम है। अनुशासन के बिना यानी धर्म के बिना यानी नियमों के बिना हम सक्सेस तक नहीं जा सकते। नदी समुद्र तक तब पहुंचती है जब दो किनारे होते हैं। किनारे नहीं होंगे तो समुद्र तक पहुंचते ही नहीं है। लेकिन कभी कभी थोड़ा नियमों के विपरीत जाते हुए, बाहर जाते हुए तुरंत वापस आना है। थोड़ा बाहर जाके फिर से वापस आना है। ऐसे परिस्थिति को देखते हुए, उदारता को प्रकट करते हुए, लचीलापन को रखते हुए हम समस्या को समाधान की ओर ले जा सकते हैं। एक क्षमता अपने अंदर है, इसका उपयोग करना चाहिए। एक और व्याख्या गुरुवरिष्ठ से नजर आती है कि परिधि आपने नहीं दी थी, हमने बांधी थी। यस, बहुत सही। हमने बांध ली थी, ऐसा कहना भी एक प्रामाणिकता है। ये मैंने इसीलिए करवाया कि जो हमारी क्षमता का संपूर्ण उपयोग करते हुए हम समस्याओं को, चुनौतियों को समाधान की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। समस्या अनेक है, उत्तर एक है, वह है शिक्षक। दूसरी परीक्षा हम करेंगे। मैंने कहा था, मेरा एक प्रश्न है, अपने में से सच्चे कौन है? ध्यान से आंखें बंद करके स्वयं के बारे में सोच के बताइए, मैं सच्चा हूं, सच्ची हूं, पक्का हूं। ऐसा हमको अपने बारे में लगता है। बाकी सभी सोच लीजिए, आपका पृष्ठभूमि, आपका पूर्व इतिहास, जो भी सोचना है सोच लीजिए। स्वयं के बारे में हम सच्चे हैं, पक्के हैं, ऐसा लगता है क्या? आर वी ट्रूथफुल? हम सच्चे हैं, खुद के बारे में लगता है क्या? दूसरों को हमारे बारे में क्या लगता है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं। मुझे मेरे बारे में लगता है क्या? हम सच्चे हैं क्या सही मायने में? ये दूसरा प्रश्न है, ये केवल सपोर्टिंग क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। दूसरा, मैंने कहा इसी जन्म में हम गुरु बन सकते हैं, वहां से भी आगे चलते हुए ऋषि बन सकते हैं। ऋषि यानी, मैं उसका भी विवरण दे देता हूं, उपाध्याय यानी उप यानी पास, पास जाकर अध्यापन करने वाला, कराने वाला, अध्यापन करने वाला, बच्चों को पढ़ाने वाला, बच्चों के पास जाने वाला। ये कोचिंग कल्चर है, ये उपाध्याय है, ये नौकरी ही करने वाले। शिक्षक यानी सीखने के लिए प्रेरित करने वाला, तनख्वाह आता ही है। वहां से आचार्य बनना चाहिए, पहले आचरण बाद में बोलना। आचरण किए बिना किसी विषय को नहीं बोलना, ऐसे व्यक्ति को आचार्य बोलेंगे। संक्षेप में एक शब्द का विवरण दे रहा हूं। गुरु यानी ये सभी करते हुए वो दशा को बदलते हुए, दिशा को बदलते हुए दशा को बदलने वाला छात्र की। ऋषि यानी
अंदर की डिविनिटी को बाहर के डिविनिटी के साथ जोड़ने की क्षमता रखते हुए विश्व कल्याण की अपनी जो दिशा है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होने वाला। इसी जन्म में हम ऋषि बन सकते हैं, इसके लिए सच्चे होना पड़ता है। हम सच्चे हैं क्या? जिन जिन को लगता है थोड़ा संकेत करिए हाथ खड़ा करके। आपको लगता है आप सच्चे हैं? पक्के 100%? अच्छा, इसको चैलेंज करने वाले कोई नहीं है आपके यूनिवर्सिटी में? कर सकते हैं, वो करने वालों को छूट है। हाँ, वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन आपको लगता है मैं सच्चा हूँ, ठीक, बहुत अच्छा। आपको लगता है? अच्छा, और आपको लगता है? अच्छा, अमित जी आपको भी लगता है? 1 2 3 4। अच्छा, थोड़ा सोच लीजिए और एक बार, बाकी लोग क्यों चुप हैं? उनको भी ऐसा आपको जैसा लग रहा है वैसा उनको क्यों नहीं लग रहा है? और 1 मिनट सोचिए, यही पक्का है उत्तर आपका? अच्छा, ठीक है, अभी टेस्ट करेंगे, एक परीक्षा लेंगे। अभी आंखें बंद करना, कुर्सी पर बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधा करना थोड़ा कठिन है, जिनको संभव है करिए, नहीं तो जैसा चाहिए वैसा बैठिए। क्या काम क्या है मैं बताता हूँ, पहले काम सुन लीजिए, बाद में 60 सेकेंड का समय है। अभी समय है 3:24। कल 3:24 से लेकर आज 3:24 तक मैंने कितना झूठ बोला है, इसको याद करना। पूरा जो घटित हुआ 24 घंटे में वो सब याद कर लेना, करके मैंने कितना झूठ बोला है इसको बाद में बोलना। मैंने 1 मिनट का समय देता हूं, अभी शुरू। स्वयं के अंदर देखना, दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है। आप इसमें भाग नहीं लेंगे तो भी ठीक है। हो गया, समय हो गया। अभी 50 से भी ऊपर झूठ हमने बोला है, ऐसा कोई है? नहीं। 25 झूठ हमने बोला है, ऐसा कोई है? नहीं। 20 से 25 कोई नहीं है। 10 से 19 आप कितने बोले? 15 झूठ बोले हैं। अच्छा, ठीक है। 5 से 9 तक कितने बोले हैं? झूठ बोल रहे हैं, और ऐसे कौन कौन है? नहीं। 1 से 4 तक झूठ बोले हैं, ऐसे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। एक भी झूठ हमने नहीं बोला है। ऐसे कौन है? जहाँ तक 24 घंटे रिकॉल करें, एक भी नहीं छोड़ा। एक भी नहीं। 24 घंटे पूरा 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 करिए ना। एक भी झूठ नहीं बोले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है। कितने वाक्य हमने बोला है दिन भर? कितने वाक्य बोले होंगे 24 घंटे में? उसके हिसाब से ये जो पहला हमने सोचना चाहिए, वो झूठ काय के लिए हमने बोला, क्यों बोला? ये पहला प्रश्न उत्तर ढूंढना चाहिए। दूसरा, कुल मिलाकर कितना वाक्य हमने बोला है, उसमें ये झूठ कितना परसेंटेज है? उठते बैठते चलते खड़े होके कितने बोले होंगे हम, उसमें झूठ कितना परसेंटेज है? 1% है? 1% हो ही नहीं सकता। 1% से भी कम है। अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है झूठ बोलने का 17। 1 मिनट में 10 मिनट आपको समय देंगे, निरंतर झूठ बोलना चाहिए। ये संभव है क्या? आपको समय देंगे, अभी खड़े होकर झूठ ही बोलना है, संभव है क्या? निरंतर एक भी सच नहीं बोलना, सब झूठ बोलना, संभव है किसी को? यानी 1% भी हम बिना सूचना 1% भी झूठ नहीं बोल सकते। 0.5% भी झूठ नहीं बोल सकते। मैं ये प्रयोग सैकड़ों जगह कर लिया, सैकड़ों विश्वविद्यालयों में, सैकड़ों संस्थानों में कर लिया। परसेंटेज आता है 0.001%। अब बताइए, हम सच्चे है कि नहीं? प्रत्येक मनुष्य सच्चा है कि नहीं? प्रत्येक मनुष्य सच्चा है। By nature we are truthful। स्वभाव से हम सच्चे हैं, लेकिन परिस्थिति के गुलाम बनते हुए हम गलतियां करते हैं। इसीलिए हमको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता कि हम सच्चे हैं। इसीलिए शिक्षक से गुरु तक की यात्रा में हमको ये याद रखना पड़ेगा कि परिस्थिति का गुलाम नहीं बनना चाहिए। परिस्थिति आगमा पायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। खोल लीजिए इसको, पढ़िए, असीम ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत्य का अस्तित्व नहीं है, सत्य का अभाव नहीं है। कोविड के समय में हजारों लोगों को जीवित रहने का विश्वास दिलाया हुआ, विश्वास दिया हुआ ये श्लोक है गीता, 2 अध्याय का 16वां श्लोक। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत्य का अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है।
अंधकार का अस्तित्व ही नहीं है, प्रकाश के अभाव को ही हम अंधकार के रूप में पहचानते हैं। और परिस्थिति आगमा पायिनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। भारत यानी अर्जुन, परिस्थितियां स्थिर नहीं होती, परिस्थितियां बदलती ही जाती है। इसलिए उसको लेकर शोक मत करो, तितिक्षस्व, उसका सहन करो, उसका सामना करो। क्या अद्भुत संदेश है। इसीलिए परिस्थिति के गुलाम बनते हुए हम कमजोर बनने से बजाय शांत रहिए, वो जाने वाला ही है, अथवा मुस्कुराते हुए सामना करिए। दोनों में से कौन से करना? ये परिस्थिति, काल, व्यक्ति, प्रदेश और पदार्थ, इसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लीजिए। उस परिस्थिति को शांत होकर इसको केवल साक्षी भाव से देखते रहना है या उसको मुस्कुराते हुए सामना करना है? दोनों में से कौन सा करना? धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है उस समय में, ये आप तय कर सकते हैं। समान मनस्क ऐसे कुछ लोग मिलकर तय कर सकते हैं। ऐसे समय में यदि आप अंदर देखने की कुशलता, क्षमता आपके अंदर विकसित हुई है, अंदर झांक रहे हैं, आत्मावलोकन और आत्मानुसंधान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं गारंटी देता हूं, मैं यानी किसकी गारंटी? कृष्ण की गारंटी। कृष्ण ने कितना सुंदर बताया है, आपके सारे समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। मैं मुझे समर्पित हो जाओ, मैं आपके मस्तिष्क में बैठ जाऊंगा, क्या करना क्या नहीं करना मैं बताऊंगा, चिंता से मुक्त हो जाओ। इसकी अनुभूति है ऐसे इसी घोर कलियुग में अनगिनत लोग हैं, अनगिनत लोग। ऐसे लोगों को प्रत्यक्ष मैंने देखा हूं, उनके संगत में रहा हूं, समर्पित कर दिया मस्तिष्क में। मैं हिल गया इसको पढ़ के। समर्पित हो जाओ, आपके मस्तिष्क में मैं बैठ जाऊंगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं बताऊंगा। इसका मतलब क्या है? दिस इज द इंट्यूशन, अंतरात्मा का आवाज। हमको इसीलिए सुनाई नहीं देता कि हम बाहर ही देखते हैं, बाहर के इस भोग जगत के साथ इतने प्रेम से हम जुड़े हुए, प्रेम से नहीं जुड़े हुए हैं, उसके कारण वह आवाज, बाहर शोर इतना है, इसीलिए वो अंतरात्मा का आवाज सुनने की सेंसिटाइजेशन, सेंसिटिविटी हमारे अंदर समाप्त हो गया है। यदि हम प्रयास करते जाएंगे, फिर से गारंटी, निश्चित रूप से आपको अंतरात्मा का आवाज सुनाई देगा। प्रयास करना चाहिए। और एक कह के मैं समाप्त कर देता हूं, मैंने किस आधार पर कृष्ण की गारंटी है आप इसी जन्म में, इसी शरीर में गुरु बन जाएंगे, ऋषि बन जाएंगे, इतना विश्वास आपके माता पिता भी आपको लेकर व्यक्त नहीं किए होंगे, इतना विश्वास मैं आपके प्रति प्रकट कर रहा हूं। इसीलिए कृष्ण की गारंटी, जैसे मैं कहा था, कृष्ण ने कहा है, जो गुफा में हजारों वर्षों से छाया हुआ अंधकार को मिटाने के लिए 1000 वर्ष नहीं चाहिए, एक छोटा सा दीप जलाने से 1000 वर्ष से छाया हुआ अंधकार भी मिट जाता है। कुछ लोगों को लग सकता है मैं पापी हूं, मैं क्या क्या पाप नहीं किया, मैं उद्धार होना
और 1000 जन्म में और 100 जन्म लेने के बाद भी मेरा उद्धार, मैं गुरु बनना, मैं ऋषि बनना संभव ही नहीं है, ऐसे कुछ लोगों को लगता रहा होगा। नहीं, वो झूठ है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। हम बन सकते हैं। यह विश्वास के साथ हमको आगे बढ़ना है। यहां मैं रुकता हूं। कुछ प्रश्न है तो संवाद के लिए प्रश्न ही चाहिए, नहीं प्रश्न ही होना चाहिए ऐसा नहीं। इसको जोड़ सकते हैं, अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। प्रश्न है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। हेलो, आज हमारे बीच अतिथि के रूप में प्रोफेसर अमित आर्य जी हैं। मैं उनको मंच पे आने पर निवेदन करूँगा। मेरा प्रश्न है, जैसे मैंने सुबह भी आपसे पूछा था एक बार, कुछ नाद वाला आपने करवाया चक्रास का, वो इस विषय से हटकर पूछ रहे हैं आप? उस विषय से हट के पूछ रहा हूँ। हाँ सर, इस विषय के बारे में पूछिए, बाद में वो अंत में समय बचता है। आपने 14 इंद्रियों के नाम बताए थे। आज की 14 इंद्रियों के नाम क्या क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, वो नाम तो आपको याद है। ये बहिकरण ऐसा जाने जाते हैं। बहिकरण, एक्सटर्नल टूल्स। अंतःकरण ऐसा शब्द है ना, अंतः यानी इंटरनल, करण यानी टूल्स। इंटरनल टूल्स 4 है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये अंतःकरण है, इंटरनल टूल्स। बहिकरण 10 है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय। हाँ, ज्ञानेंद्रिय है आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मुंह, गुदर और जननेंद्रिय। ये 14 इंद्रियों के माध्यम से जो भी किया जाता है वो सभी कर्म है। कर्म की गिनती में ये सब आते हैं इन 14 इंद्रियों के माध्यम से। इसमें अहंकार में 2 प्रकार है। एक है अस्तित्व का प्रतीक अहंकार है, वो अंतःकरण का एक हिस्सा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। वो जो अंतःकरण के एक हिस्सा अहंकार है वो अस्तित्व का प्रतीक है, इससे आपत्ति नहीं है। वो अहंकार होने से मैं इस शरीर का धारण किया हूं, यह शंकरानंद का शरीर है, ऐसा आभास होता है। ये आभास होना चाहिए। ये आभास भी मिट जाता है तो आप इस शरीर के साथ रह नहीं सकते। इसीलिए अंतःकरण का जो हिस्सा है अहंकार, वो अस्तित्व का प्रतीक है, उससे आपत्ति नहीं है, वो आवश्यक है। दूसरा अहंकार जो हम नित्य रूढ़ी में उपयोग करते हैं वो व्यक्तित्व का प्रतीक है। मैं किया हूं, कर्तापन का परिणाम है, मैं कर रहा हूं ऐसा जो लगता है, व्यक्तित्व का प्रतीक वो अहंकार है। वो बाहर है, ये अंदर है। बाहर का अहंकार आपत्तिजनक है। ये 14 इंद्रियों के माध्यम से जो भी कर्म किया जाता है उसका परिणाम
हमको भुगतना पड़ता है। मुख का समझ में आ गया कि खाना खाते हैं। हाँ? मुख का तो समझ में आ गया खाना खाने के लिए, तो सांस लेने के लिए फिर नाक भी आना चाहिए। नाक वो भी कर्म है। नहीं, वो नहीं आया नहीं इसमें, नहीं वो स्मेल के लिए, वो स्मेल के लिए आ गया था नाक। नहीं, श्वास भी वो ज्ञानेंद्रिय में वो आ गया था। इंटीग्रेट कर दिया उसको दोनों। सेंस ऑर्गन सेंस ऑर्गन्स नहीं वो तो आगे स्मेल के लिए नोज नहीं। नहीं, दो काम कैसे कर सकता है, कर ही रहे हैं आप। नहीं कर ले, वो इसीलिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि अब देखा जाए तो जब बोल रहे हैं तो वो जीभ और मुंह दोनों का काम हो रहा था, लेकिन मुंह अलग आया था और जीभ अलग आई थी। हाँ, सही है। इसीलिए मैंने पूछा था कि नाक पे श्वास लेना अपने नियंत्रण में नहीं है, स्मेल लेना नहीं लेना अपने नियंत्रण में। इसीलिए सूंघना ये इंद्रिय में आता है, श्वास लेना वो इंद्रियों में नहीं आता। एक आप पे माननीय जी, हाँ, नमस्कार। परिचय। हाँ, डॉक्टर सुनील रोहिला, चौधरी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जींद, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। मेरा एक प्रश्न है जी भाई कि कर्तव्य कर्म करते हुए इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है। खुद बैठे। इमोशंस के बिना काम नहीं कर सकते। इमोशंस चाहिए, लेकिन इमोशंस को एक सीमा है। वो मोह का रूप धारण नहीं करना चाहिए, वो मोह के सीमा के अंदर ही रहना चाहिए, तब उसको आत्मीयता ऐसा कहा जाता है। आत्मीयता चाहिए, आत्मीयता अपनी लक्ष्मण रेखा को पार करती है, तब वह मोह बन जाता है। मोह बन जाने से संकट आप कर्तव्य भाव वो आत्मीयता के अंदर है, और वो कर्तव्य भाव अनासक्त होता है। कर्तव्य भाव से करते जाना। कर्तव्य भाव में राग और द्वेष दोनों नहीं होता, इसीलिए वो अनासक्त कर्म ऐसा इसकी गिनती में आता है। सर आपने कहा कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, यानी एक तरह से इंट्यूटिव पावर भी डेवलप करनी चाहिए, तो इसकी विधि क्या है और इसे कैसे हासिल किया जाए? रोज रात्रि आप कम से कम 5 मिनट समय दीजिए, श्वास के ऊपर ध्यान लेते हुए ओंकार का उच्चारण करते जाइए। कुछ लोग सोहम ऐसा कहते हैं, उसको सोहम ध्यान ऐसा उसका नाम है। इसमें बहुत सारे प्रकार हैं, कितने महापुरुष हैं उतने हैं, कितने मनुष्य हैं उतने विधि हैं, लेकिन सबका एक कॉमन समान एक ही विषय है। जितने भी लोग इसका वर्णन किए होंगे, समान अंश एक है, वो श्वास है, क्योंकि वही प्राण शक्ति है। इसीलिए उस पर मन को केंद्रित करते हुए मन को विचारों से मुक्त कर दीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। सकारात्मक विचार भी नहीं आना चाहिए, नकारात्मक भी नहीं आनी चाहिए, वहां शून्य निर्माण होना चाहिए। वी शुड क्रिएट ए वैक्यूम, ब्यूटीफुल वैक्यूम इन द माइंड। ये पहला कदम। दूसरा, सोने से पहले मैं आत्मावलोकन ऐसा कहा, ये मैंने जो कहा ये आत्मानुसंधान है। आत्मावलोकन यानी जो भी मैंने किया है उसका एक बार याद करना, उसमें जो अच्छा किया है वो कल और भी अच्छा करने का संकल्प करना, और जो मेरे से गलती हुई है ऐसा मुझे लगता है
वो गलती न करने की, अगले दिन न करने का संकल्प करना। और ये अच्छा और बुरा जो भी मैंने किया है आज, इसको भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, मुक्त हो जाना उससे। इसीलिए एक गीता के आधार पर ही कर्नाटक के डीवी गुंडप्पा, ऐसा उनका नाम है, उन्होंने 2 ಕೋಣೆಗಳ ನೀಮಾಡು ಮನದಾಲಯದೊಳಗೆ, मन के आलय में 2 कमरा कर, पहले कमरे में लोगर आटवनाडु ಹೊರಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ, बाहर के जो कमरा है उसमें सभी इस संसार का खेल खेलते रहो। शाम होते ही उस कमरे से बाहर आ जाओ, अंदर के कमरे में बैठ जाओ, सबसे मुक्त हो जाओ। ऐसा उन्होंने चौपदी लिखा है। ऐसे आप भी 2 कमरा कर लीजिए। खेलना चाहिए, खेलने के लिए भेजा है ना इधर, खेलना। लेकिन मैं खेल नहीं रहा हूं, क्या बोलते हैं, खिलाया जा रहा है। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती है, पीड़ित हो जाएंगे आप। जीवन के प्रपंच का हिस्सा बनने के लिए खेलना है। अकर्तापन को रखिए, इंट्यूशन जल्दी आ जाए। और आप सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सुनने के लिए प्रेरणा कौन? अनुशासन है। मैं बोल रहा हूं, आपको सुनना चाहिए। आप स्वयं होकर सुन रहे हैं क्या? कुछ लोग जबरदस्ती भी सुन रहे होंगे। यहाँ एक महापुरुष ने बोला, ऐसा हो सकता है, जबरदस्ती कुछ लोग बैठे होंगे प्रमाण पत्र के कारण। मैंने इसलिए कहा आपके घर सम्मानजनक रूप से भेज देंगे प्रमाण पत्र। आप प्रमाण पत्र के लिए यहाँ बैठी हो, ऐसा मैंने पहले ही कह दिया। ऐसे जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, मन से करना है, खुशी से करना है। लाइफ इज फॉर जॉय। और जीवन में अपना पहचान कर्म से ही होता है। और ये 14 इंद्रियों के माध्यम से जो भी किया जाता है वो सभी कर्म के सूची में आते हैं। इसीलिए देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है। इसलिए मैं मन माने सुनता हूँ, मन माने बोलता हूँ, मैं भुगतना पड़ेगा। 100 जन्म के बाद भी भुगतना पड़ेगा। यदि बच जाते हैं तो 100 जन्म के बाद भी। ये पूरा साइंटिफिक है। पुनर्जन्म हैज बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली। इसलिए इंट्यूशन के लिए ये श्वास का ध्यान ये करिए। ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। आत्मावलोकन, आत्मानुसंधान, ये 2 करेंगे ना तो निश्चित रूप से मैं फिर से गारंटी, इसकी गारंटी है। कुछ बिंदुओं में अगर रेखांकित करना चाहूँ, आपने बड़े अच्छे से समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखा। समाज में जो चैलेंजेस हैं और राष्ट्र में जो नए चैलेंजेस हैं उनको ठीक करने के लिए हम राष्ट्र से समाज, समाज से परिवार, परिवार से व्यक्ति तक आए। और व्यक्ति को भी आपने बड़े अच्छे से खोल के उसको आपने डिसमेंबर किया, एक एक पार्ट बताए और आपने वो बकायदा प्रोसेस बताई कि हम कैसे व्यक्ति निर्माण कर सकते हैं। और व्यक्ति निर्माण की व्यवस्था में शिक्षक का अहम योगदान है। और फिर आपने बड़े अच्छे सहजता से शिक्षक को किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, एक एक करके आपने सारी बातें बताई। हमें आपकी इंसाइट्स मिली, हमें पता चला कि यदि सेल्फ अवेयर टीचर होगा, सोशली अवेयर, प्रोफेशनली अवेयर टीचर होगा, वही अपने व्यवसाय, अपने काम के साथ न्याय कर पाएगा। इससे मैं आइडिया रहा कि आपका एक गुरु के रूप, गुरु को कैसे देखते हैं आप, क्या नजरिया है।
अब मेरा छोटा सा सवाल है, आप यदि एक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है, मैं छोटा उत्तर दे रहा हूँ, रोल दे रहा हूँ आपको, तो आप शिक्षकों के प्रोफेशनल स्किल्स को निर्मित करने के लिए आपके लिहाज से व्यवस्था को किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए? आपने बड़े अच्छे से बताया हमें, हम व्यक्ति के तौर पे शिक्षक के रूप में हम लोग अवेयर हो गए हैं, व्यवस्थाएं क्या कदम उठा सकती है इसको लेके? आप मुझे वाइस चांसलर बना दीजिए। है ना? वो छोटा पद है सर। आप खुद ही बनाते हैं। जब मैं नहीं बन सकता, बनाने वाला कौन है? ऊपर वाला है। दरिया तो बनते हैं। ये झूठ धारणा है, गलत धारणा है। लेकिन आपका प्रश्न का उत्तर है, एक ही शब्द का उत्तर है, एक वाक्य भी नहीं है, प्रेम। यदि ये होगा सब कुछ होगा। इसलिए हमारे पास आपने वाइस चांसलर बनने की जरूरत नहीं है। वाइस चांसलर बने बिना एक यूनिवर्सिटी को द्वीप से दीप हम बना सकते हैं। उसके लिए वाइस चांसलर बनने की जरूरत नहीं है, हमने तय किया है, संख्या में नहीं बताता, हम करेंगे, जान लगा के करेंगे, क्योंकि हमारे लिए विश्वविद्यालय यानी मंदिर है, वो मंदिर बनना चाहिए। कुछ गलतियां हैं, होता है कुछ लोगों के काम, ठीक है, उसको ठीक करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, एक विश्वविद्यालय में ऐसी संकल्पना रखते हुए 5 लोग हमको मिल जाएंगे, समर्पित, सक्रिय और सकारात्मक। हम 5, 6 वर्ष, 7, 8 वर्ष में उसको ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। 5 वर्ष में ही अद्भुत परिवर्तन दिखना शुरू हो जाए। 5 लोग चाहिए, सभी अपमान भी सहन करने वाले चाहिए। इसीलिए गीता में जो कहा गया है वो संदेश क्या है मैं बताया हूं, फिर पुनः स्मरण करता हूं। ये शरीर मेरा है ही नहीं, मिली हुई वस्तु है। मिली हुई वस्तु को हम अपना ऐसे समझ के बैठे हैं, जो अपना नहीं है उसको अपना ऐसे समझ के बैठे हैं। इसीलिए सारा संकट हमको सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जो भी वस्तु मिलता है वो उसके मालिक को पहुंच जाना चाहिए, ये पहला धर्म है। यदि मालिक कौन है ये पता नहीं चलता तो उसको लोक कल्याण के लिए उपयोग करना, मालिक को वापस देना ये ज्ञान योग है। लोक कल्याण के लिए इसका उपयोग करना ये कर्म योग है। दोनों योग प्रारंभ होता है भक्ति से। भक्ति नहीं है तो ये दोनों योग मार्ग बेकार है। इसीलिए इस शरीर को भगवान का है ऐसा समझ लिया तो भगवान को समर्पित कर दीजिए। ज्ञान मार्ग है, कठिन है। नहीं वो सब मुझे समझ में नहीं आता, ये भगवान ये सभी मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा ठीक है, लोक कल्याण का काम करिए, सेवा, सब सेवा है। और इसके लिए कृष्ण यही कहता है कि प्रत्येक कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा, 100% गारंटी। लेकिन इच्छा मत रखो, इतना कर नहीं सकते। अरे आपको जो देना चाहिए मैं देता हूं, लेकिन मात्र इच्छा मत रखो, बस इतना। हम उसका सुनने के लिए तैयार नहीं है क्या? फिर से बार बार मांग रखते रहते।
अरे उनको पता नहीं है कि आपको क्या देना चाहिए, सब पता है। वो बहुत सुंदर है। भगवान का लक्षण 3 है। मांगने से पहले देता है, जितना चाहिए उससे भी अधिक देता है, और जिसको दिया है उसको भी पता न चले इस रीति से देता है। इसीलिए मनुष्य कहता है ना, मैंने कमाया, दिया हुआ वो, लेकिन मैंने कमाया, मेरे कारण ये आया, ऐसा सोचता है। ऐसा क्यों सोचता है? वो दिया हुआ वो है ना, वो इसको पता ना चले ऐसे देता है। जिसके अंदर भक्ति की संवेदना है उसको ही पता चलता है कि वो ही दिया है, प्रभु ने ही दिया है, ये पता चलता है। तब उसके मुख से अहंकार की बात, मन वचन कर्म में अहंकार आता ही नहीं है। इसीलिए भक्ति नींव होना चाहिए। हाँ सर, अगर कर्तव्य पथ पर लोक कल्याण के लिए असत्य बोलना पड़े तो क्या? त्रेता युग में प्रभु राम के समय में सत्य की परिभाषा ऐसी थी, जो है वो बताना, ठीक है, उसको सत्य माना जाता था। कृष्ण ने उस परिभाषा को बदल दिया। हम बदल नहीं सकते हैं, कृष्ण बदल सकता है। एक झूठ बोलने से 10 जीव बचता है तो झूठ बोलो। लोक कल्याण के लिए एक झूठ भी सत्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन जो आप झूठ बोल रहे हो उससे लोक कल्याण होने वाला है, ऐसे समर्थन, हाँ, उसका अधिष्ठान आप अकेले घोषणा नहीं कर सकते। क्योंकि मनुष्य राग द्वेष से युक्त होने के कारण आप अकेले घोषणा नहीं कर सकते। एक ऐसे निस्वार्थ समूह तय करना चाहिए, तब वो परिभाषित हो सकता। हाँ, आपका नाम भी बताइए। प्रणाम भाई साहब, मेरा नाम पीयूष है, जेसी बोस विश्वविद्यालय से असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर डिपार्टमेंट। मेरा प्रश्न है, जैसे यहाँ पर जो टाइटल है अनफोल्डिंग फ्रॉम शिक्षक टू गुरु, तो अभी तक हम 5 दिन हो गए हैं, तो हम शिक्षक के बारे में पढ़ रहे हैं कि मतलब शिक्षक से हम गुरु का सफ़र जो है वो कैसे तय करें। तो अभी तक हमने बहुत सारे गुण पढ़े हैं कि जिससे हम ये तय कर सकते हैं रास्ता। तो मेरा ये प्रश्न है कि शिक्षक से गुरु का जो ये रास्ता है, ये इनफानाइट है या फिर चलता ही जा रहा है, या फिर कोई फुल स्टॉप ये कि हाँ अब हम गुरु बन चुके हैं। अगर बाई चांस हम इन सब को उतार भी लें अपने जीवन में, जो ये सब गुण हैं, तो क्योंकि जब हमें गुरु पता लगेगा तब हम उससे आगे चलेंगे कि ऋषि बनना है या आचार्य बनना है। तो क्या इसी के अंदर कि अगली बार आए तो हम गुरु ही बन गए। ये आपका प्रश्न मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ से आलू डालो, यहाँ से सोना निकालो। ऐसा ये नहीं होता, वो भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। इंस्टेंट दौर है। भौतिक विज्ञान में या आध्यात्मिक ज्ञान, दोनों क्षेत्रों में ये संभव है ही नहीं। ये अनुभूति का विषय है। अनुभूति उदाहरण में बताता हूँ। हमको आध्यात्मिक ज्ञान इंद्रियों के परे है। इंद्रियों से ये समझा अनुभूति नहीं होती। इंद्रियों के द्वारा ही अनुभव करने का, उसी को सत्य मानने का स्वभाव होने के कारण मैं आपको कैसे इसको बताऊं, ये बोला नहीं जा सकता, है ना? ये लेबोरेटरी में प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दिखता नहीं है। ये अनुभव में इंद्रियों के बुद्धि को भी समझ में नहीं आता। बुद्धि से परे जाना चाहिए।
यात्रा शुरू करिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए, चलते रहिए। लेकिन एक मैं बता सकता हूँ, ऐसे चल पड़ेंगे तो आपकी अनुभूतियां आती रहेगी। बीच में अनेकों सिद्धियां मिलेंगी, लेकिन वो सिद्धियों से आकर्षित होंगे, रुक जाएंगे। वैष्णो देवी को जाते समय वहाँ अरे इतना अच्छा दुकान में इतने अच्छे सामान है, वो सभी आकर्षण है ना। बगल में दुकानें लगे हुई रहती हैं, खाने का है, आकर्षण बहुत होगा। आकर्षण के प्रति आप प्रभावित हो जाएंगे तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। आकर्षण दिखेंगे ही, जगत ही ऐसा। इसीलिए आगे चलते रहिए, है ना? हो गया ना समय? एक सवाल और एक सवाल है। अच्छा, करने दीजिए। सर, मेरा नाम डॉक्टर शुभम गोयल है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। सर, डॉक्टर शुभम गोयल, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। सर, आज भी आपने बहुत यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी सर। सर, आज भी आपने बहुत अच्छे तरीके बताए शिक्षक से गुरु बनने के, और पिछले कुछ दिनों में बहुत महापुरुष आए, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके बताए, जो कि एक साथ इतनी चीजें करना बहुत कठिन है एक आम इंसान के लिए सर। तो एक बिल्कुल आसान तरीका कि जिससे ये काम हो सके, मतलब एक जीवन में एक साथ, मतलब कोई बहुत इंटेलिजेंट या बहुत महापुरुष पर्सन के सारे काम एक साथ कर पाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से शिक्षक से गुरु कैसे बना जाए, बिल्कुल एक शॉर्टकट में। गुरु मेड सिंपल ऐसा है ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मेड सिंपल ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक मेड सिंपल है, गुरु मेड सिंपल ऐसा नहीं है। सीखते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए, और अकर्तापन का भाव मन में रखिए, आप निश्चित रूप से आपका गंतव्य पहुंच जाएंगे। सीखते जाइए, और मैं कर नहीं रहा हूं, एक अगोचर शक्ति मेरे से करवा रही है, ये भाव रखिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। एक गारंटी है, ये गारंटी का चर्चा बहुत चलती है ना, इसलिए एक और सवाल है। शॉर्टकट नहीं है, हाँ? बिल्कुल शॉर्टकट नहीं। हाँ, आप पूछिए। जैसे हम 5 दिनों से, परिचय आशा है, परिचय 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 मेरा नाम डॉक्टर आशा है सर, मैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से। तो जैसे हम 5 दिन से चर्चा कर रहे हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम की, और हम इसे थोड़ा डिफरेंट मान रहे हैं वेस्टर्न थॉट से, वेस्टर्न स्कूल से, वेस्टर्न टीचिंग से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों पैरेलल नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पैरेलल हैं, और किसी का भी काम दूसरे के बिना नहीं चल सकता। कि जैसे एकदम से तो हम चेंज नहीं कर सकते पूरा करिकुलम, तो इनमें मतलब कैसे एक सामंजस्य किया जाए कि दोनों के बीच में एक टकराव ना हो और हम पढ़ा भी सकें अच्छे तरीके से। भारत कभी भी टकराव की बात नहीं करती, ठीक है ना? ऑल इंक्लूसिव का मतलब यही है। इसी मेकाले सिस्टम से ही राधा कृष्णन का जन्म हुआ है, निर्माण हुआ है, सीवी रामन जी का निर्माण हुआ है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का निर्माण हुआ है ना? इसीलिए यू टर्न ले नहीं सकते, लॉन्ग टर्न ले सकते हैं। लॉन्ग टर्न लेने के लिए आज दिशा बदलना बहुत आवश्यक है। वो दिशा बदलने के लिए यह आनंद शाला है। समझ में है? इसको वेस्टर्न सभी गलत है, ऐसे सोचना भी गलत है, ये भी समझ लीजिए। अंग्रेजियत गलत है। जो भी दुनिया के अच्छी बातों को स्वीकार करते समय भारत के जलवायु परिस्थिति के अनुसार, यानी भारत के दृष्टि के अनुसार उसको परिवर्तित करके लेना है।
हम मना नहीं कर रहे हैं, किसी को मना नहीं कर रहे। आपने वो इंडियन एयरवेज का देखा ना, देखा ब्रिटिश एयरवेज का देखा, कितना प्रेम था वो, भेद था क्या? ऐसे ही पश्चिम को भी कर लेंगे, लेकिन पश्चिम को लेते समय उनको भारत बना के लेंगे, ठीक है ना? उन सभी मनुष्य हैं, ये धारणा पक्का कर लीजिए, सभी मनुष्य अच्छा ही है, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर है। भूमि में सब जगह पानी है कि नहीं? पानी कुछ जगह 20 फुट पर मिलता है, 4 फुट में पानी मिलने वाला जगह भी है, लेकिन 1000 फुट जाते हैं तो भी पानी नहीं मिलता, 1500 जाना पड़ता है, लेकिन पानी तो है ही। इसलिए कुछ लोगों के चेहरे पर ही अच्छा ही दिखाई देता है, कुछ लोगों के चेहरे पर गुंडापन दिखता है, लेकिन उनके अंदर भी अच्छा ही है, लेकिन वो हमको समझने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। इसीलिए पहले उनका संगठन करने मत जाइए, पहले अच्छे लोगों का संगठन करिए, यानी सज्जन शक्ति के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे, सज्जन शक्ति इकट्ठे हो जाएंगे, वो संगठित हो जाएंगे, तब वो सारे गुंडे सभी जो भी हैं, जो गलत है ऐसा आपको लगता है, वो सभी लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है ना? मूंगफली खाते समय 4 बीज का पहले खा लेते हैं आप, बाद में 3 बीज का खाते हैं, एकदम कीड़े पड़े हुए खाने नहीं जाते, सब 2 बीज का खाया, 1 बीज का भी खाया, बाद में छिलके में भी हाथ फैला लेते हैं, बचा है तो वो भी खा लेंगे, ऐसे सबको अच्छा बनाएंगे। लेकिन पहला 4 बीज वाला यानी सज्जन है, चेहरे पर ही अच्छा ही दिखता है, ऐसे लोगों को पहले ले लीजिए, उनको मजबूत करेंगे, उनकी शक्ति खड़े करेंगे, तब आराम से बाकी सभी लोग ठीक हो जाएंगे। दीपक वर्मा, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जी। हमने एक लास्ट लगातार पीछे 1 साल पहले और एक अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में हाथ हिलाना नहीं जी, तो मुझे सुनाई नहीं नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में भी एक इंडियन नॉलेज सिस्टम पे अभी वर्कशॉप हुआ था 1 दिन का, और ऐसा ही 1 साल पहले हुआ था वर्कशॉप कहीं, वो मैंने हुए बहुत है लेकिन मैंने यही 2 अटेंड किए हैं, तो उस पर मैंने थोड़ा काम करना भी शुरू किया है। और लॉजिक एंड एटोमिज्म की एक कैथ की बुक है जो इंडियन नॉलेज सिस्टम को शो करती है सारा का सारा, और भी 2-4 और बुक्स मैंने की हैं। क्या कोई ऐसा संग्रह है जहाँ मतलब इधर तो मैं ढूंढ पा रहा हूँ तो मुझे नहीं मिल रही, ऑनलाइन मैं ढूंढ पा रहा हूँ, 2-4 निकाल रहा हूँ उनको, कोई ऐसा संग्रह कहीं और हो कि जहाँ से मैं इनको अवेलेबल करके और इनको जो हमारी इस समय वेस्टर्न के हिसाब से बुक्स बनी हुई हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके और हम बच्चों को शुरुआती वहीं से करें जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है। तो उसके विषय पर जानना चाह रहा, कोई ऐसा संग्रह हो जहाँ के मैं जाकर रेफरेंस देख पाऊँ, चाहे कहीं भी हो, क्योंकि उस पर मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा। भारतीय शिक्षण मंडल के द्वारा एक शिक्षा सूत्र ऐसा एक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है। ब्रह्म सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, योग सूत्र, ऐसा सभी आपने सुना है ना। उसी प्रकार योग शिक्षा सूत्र नहीं थे, किट में है सर। हाँ सबके किट में है, वो देखे नहीं होंगे। ये शिक्षा सूत्र है, ये 108 है सूत्र, यानी वेद, उपनिषद, दर्शन, षड्दर्शन और भगवत गीता, इनके आधार पर वहां शिक्षा के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है उसको चयन करके सूत्र के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पूरा भारतीय ज्ञान संपदा का एक प्रतीक है शिक्षा को लेकर, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। एक विषय के बारे में मैंने बताया, और रिसर्च मेथोडोलॉजी को समझना है तो योग सूत्र भी पढ़ सकते हैं और न्याय दर्शन भी पढ़ सकते हैं, ऐसे बहुत है।
समाप्त करेंगे, बाद में हम बाहर चर्चा कर सकते आपकी उत्कट इच्छा देखते हुए रोकना अच्छा लग नहीं रहा है, पर समय की भी सीमा है, आगे का भी सत्र है और बाहर चाय और समोसे या जो भी हो ठंडे भी हो रहे होंगे। तो सांदर्भिक एक श्लोक बोलते हुए आगे हम बढ़ेंगे। पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवध्यम संतः परीक्ष्य अन्यतरत् भजन्ते मूढ़ः परप्रत्ययनेय बुद्धि। आज के अतिथि का परिचय करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। प्रोफेसर अमित आर्या जी, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार के रूप में कार्य निभाए हैं। आप वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ मीडिया सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। पत्रकारिता और मीडिया क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का आपका अनुभव है। आप वर्तमान में दादा लाखमी चंद राज्य विश्वविद्यालय रोहतक के कुलपति के रूप में दायित्व निभा रहे हैं। मैं आपका इस सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोनिका जी से अनुरोध करता हूं कि वे अमित आर्या जी का सम्मान कर स्वागत करें। उनसे अनुरोध करूंगा दो सभा को दो वाक्य में ये ले लो। हाँ। माननीय शंकरानंद जी, आपको मेरा प्रणाम। यहाँ आए हमारे हरियाणा के बहुत सारे विश्वविद्यालयों के टीचिंग और नॉन टीचिंग के हमारे साथी बंधु, जैसा कि भाई साहब ने कहा तो ये एक तरीके से सज्जन शक्ति यहाँ बैठी है और हम सब सौभाग्यशाली हैं आज के इस दौर में जहाँ चारों तरफ शोर है, फ्यूजन है, हवा से लेके, पानी से लेके, सिस्टम से लेके, जीवन से लेके, हर रोल में जो भी रोल अदा कर रहे हैं वो रोल कहीं ना कहीं धक्के से अदा कर रहे हैं हम लोग। इस तरीके का माहौल है। ऐसे में इस तरीके के कार्यक्रमों का होना, इस तरीके के आयोजन का होना, जहाँ कम से कम हमें कुछ अच्छा सीखने समझने को मिल रहा है, तो इस तरीके के आयोजन के लिए भारतीय शिक्षण मंडल को और तमाम सब उन कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद भी देता हूँ और हरियाणा की तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ। मैं सच बताऊं तो पूरे दिन भर की ये भी आभास का विषय है। रात को 2-3 बजे सोना, फिर सुबह की बैठकें और उसके बाद यहाँ आना। मैं सच बताऊं भाई साहब, मैं बहुत जैसे कहते हैं ना कि थका तो नहीं कह सकता हूँ, हाँ मतलब एक तरीके से एग्जॉस्टेड वाली स्थिति में आना होगा, पर मैं अंदर आते ही चार्ज हुआ। तो ये बेसिकली इस तरीके के आयोजन आपको रिचार्ज करते हैं।
और क्लैरिटी भी लाते हैं, तो आप हल्का महसूस करते हैं। क्योंकि ये जो बात की जा रही है वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं की जा रही है। जो आपको ये सब चीज़ें बता रहे हैं, एक तो उनके अनुभव भी हैं और उनकी सोच और इंटेंशन बहुत अच्छी है हम सबको कुछ देने की। अब उसमें से हम क्या पाते हैं इस तरीके के आयोजनों में, इस तरीके की कार्यशाला में, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये 7 दिन आप बेसिकली, जैसा भाई साहब ने कहा, जो मैं समझ पाया, वो एक कमरे से दूसरे कमरे की जो यात्रा है, ये उसका प्रोसेस बताता है। इस तरीके की कार्यशाला है, एक कमरे से दूसरे कमरे की यात्रा। और क्या होता है कि अगर बीच बीच में डस्टिंग ना करते रहें, सफाई ना करते रहें, तो धूल जम जाती है या नहीं है? तो इस तरीके के आयोजन, मैंने कहा ना कि हम सब लकी हैं। मैं अगर मुझे ये सौभाग्य मिला, चाहे जो भी था, शरीर नहीं मान रहा था, पर मुझे ये पता था कि वहाँ जाके मुझसे फिर हमारी बहन ने कहा कि आप कुछ बोलेंगे या कुछ। मैंने कहा कि मैंने सुनना है बस, क्योंकि यहाँ आके आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। और दूसरा, इस सारे दौर में आपने देखा होगा कि हम सबके मन में प्रश्न है, और ये बड़ा मुश्किल मिलता है कि ऐसा ज्ञानी व्यक्तित्व या गुरु कह लीजिए या इस ऋषि कह लीजिए, ये तो ऋषि हो ही चुके हैं, ये यात्रा तभी बता पा रहे हैं, है नहीं, अपने अनुभवों से। तो ऐसे ऋषि हमारे को मिले जो हमें हमारे कंफ्यूजन्स को दूर करें, वो भी इस दौर में, खास तौर पे जहाँ पे ये सोशल मीडिया के ज़माने में क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ऑथेंटिक है, क्या ऑथेंटिक नहीं है। और एक स्टेज तो अब ऐसी भी आती है कि बस करो और ज्ञान मत दो, ज़बरदस्ती दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में ऑथेंटिक क्या है, क्या चीज़ ठीक है? हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में भारतीय शिक्षण मंडल के माध्यम से, हो सकता है कि यहाँ हम में से बहुत सारे लोग, जैसा भाई साहब को एक भाई साहब ने कहा कि ज़बरदस्ती आए हो, पर मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद आप जीवन को और कैसे बेहतर जिए, आप जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में और कैसे उसको और बेहतर जी सकते हैं, और बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं। अपने प्रोफेशन में भी आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, संस्था के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, इन सब विषयों को। और देखो कितनी प्यारी बात कही कि प्रेम से। जिंदगी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है। मेरा तो ये मानना है कि हम बस अपने आसपास की, हम दुनिया की गारंटी ना लें, हम अपने आसपास की जो भी रोल अपने को अदा करने को मिला है उसको खूबसूरती के साथ, ब्यूटीफुली उसको हम हैंडल करें, अपने आसपास की चीज़ को ठीक रखें, सिर्फ उसी की गारंटी दे लें। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि ये धरती, ये दुनिया, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत बड़ी बड़ी बातों की। आप बस अपने आप को, आपका जो रोल है, आपका जो कर्म है, उसको ठीक करें। हम सब एक तरीके से। तो बहुत खूबसूरत दुनिया है, बहुत सुंदर है सब कुछ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मुझे भी यहाँ ये मौका देने के लिए। पुरानी मेरी नसें ठंडी हो गई हैं, देखो और क्लैरिटी हो गई है, मैं और ऊर्जावान हो गया हूँ, और मैं ठीक रास्ते पे हूँ, या मैं ठीक सोच के साथ काम कर रहा हूँ। एक विश्वविद्यालय का दायित्व है तो मैं ठीक से उसको उसका निर्वहन कर रहा हूँ। ये भी क्लैरिटी आई, और उसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं इस 1, 1.5, 2 घंटे के इस आपके सानिध्य में, आपके संपर्क में, और यहाँ तमाम सब सज्जन शक्तियों के बीच में। मैं ये भरोसा भी दिलाता हूँ कि हम सब उसी मार्ग पे चल रहे हैं, और अपने अंतिम लक्ष्य को, ये नियति का नियम है, नियति है, अपने अंतिम लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।
मैं डॉक्टर जितेंद्र जी से अनुरोध करूंगा वो आभार प्रकट करें। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय शंकरानंद जी, आदरणीय अमित आर्य जी, आज प्रातः काल से शिक्षकत्व का जागरण ऐसा विषय चल रहा है। विषय गंभीर है लेकिन बड़े ही सरल और अच्छे सुंदर ढंग से, सुंदर रीति से आप सबने शिक्षकों के अंदर शिक्षकत्व का जागरण करने का प्रयास किया है। इस प्रयास में साधना में आज 5 दिन पूरे हो गए हैं। कई बार लगता है कि स्वप्न पूरे करना है और शरीर कहता है विश्राम करना है। यदि स्वप्न पूरे करने हैं तो मेहनत तो करनी ही होगी। शिक्षक के साथ साथ सभी शिक्षकों के पास अपने अपने विश्वविद्यालयों में अनेक दायित्व होते हैं। उनके कारण से हम कई बार बोझ के नीचे दब जाते हैं। शिक्षण और जो गैर शिक्षण जो गतिविधियां उसके कारण से। लेकिन यहाँ आने के बाद जो वक्ता आए उन्होंने बहुत ही सुंदर रीति से सभी डाउट्स जो थे हमारे वो क्लियर किए हैं। मैं अमित आर्य जी का और आदरणीय शंकरानंद जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें शिक्षक से गुरु की ओर ले जाने की जो यात्रा है उसमें यात्री बनने का जो अवसर दिया। मैं पुनः आप सबको नमन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी इस सत्र का समापन हुआ है। अगला सत्र 5 से शुरू होगा तो 5 से 10 मिनट पहले ही यहाँ पे हम उपस्थित रहेंगे। इसी सभागार में रहेगा। बाहर अल्पाहार का व्यवस्था है, उसको स्वीकार करते हुए बाद में 10 मिनट पहले यानी 4:50 तक प्रयास करेंगे, फिर पूरा यहीं पर रहेंगे।